हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट आप तमाम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। 7वें लेक्चर के साथ मैं उपस्थित हूं। अभी तक हम लोगों ने हिंदी मीडियम में 6 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और आज हम लोग 7वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, आपको मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि चौथे लेक्चर में 10 से 11 मिनट बढ़ा करके आप बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ था उसको आप लोग नोट करके और तब शुरू से सुनिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड पे कम दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप लोग उसको ज़रूर कर लीजिए। और चलिए अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोग वाष्प दाब तक क्लियर कर लिए थे। हम लोग विलायक का वाष्प दाब निकाल लिए थे, विलयन का वाष्प दाब निकाल लिए थे। अब अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग पीछे से लेक्चर रिवाइज कीजिए, एक बार 2 बार लेक्चर रिवाइज कीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। और सभी बच्चे लिख करके पढ़िए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मेरे को पता होना चाहिए। और चलिए तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक, और आज का टॉपिक है आदर्श विलयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आदर्श विलयन। तो देखो आप लोग आदर्श विलयन क्या होता है, 11th क्लास में मैंने आदर्श गैस पढ़ाया था। आदर्श गैस दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ मेन कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी गैस को आदर्श गैस कहा जाता है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसको कि हम आदर्श विलयन कहते हैं। वैसे आदर्श विलयन बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन में आदर्श विलयन मिलता है। तो आप लोग आदर्श विलयन लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये होता क्या है ये समझिए। तो वैसा विलयन जो देखो, जो ताप, दाब और सांद्रता, क्या क्या बोलो, ताप, दाब और सांद्रता, वैसा विलयन जो ताप, दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति में, माने कोई भी ताप लो, कोई भी दाब लो, कोई भी सांद्रता ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें कोई मतलब नहीं है। अब ताप जो मन सो लीजिए, दाब कुछ भी लीजिए, सांद्रता कुछ भी लीजिए। तो जो ताप, दाब तथा सांद्रता की किसी भी परिस्थिति में रावल के नियम का पालन करता है उसे हम लोग कौन सा विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। तो बाबू याद रखोगे कि ऐसा विलयन जो ताप, दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति में, मतलब आपका मन है, जो ताप लेना चाहे ले सकते हैं, जो दाब लेना चाहे ले सकते हैं, जो सांद्रता लेना चाहे ले सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में अगर वो रावल के नियम का पालन कर रहा है या राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन किस किस कंडीशन को पूरा करता है, निम्न शर्तों को पूरा करता है। तो याद रखना कि आदर्श विलयन क्या, किसी भी विलयन को आदर्श विलयन कह सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लो कि विलयन बनाने के लिए कितने घटक जरूरी हैं। तो कम से कम 2 घटक जरूरी हैं। अगर 2 घटक हैं, मान लो कि ए है और बी है, शुरू से हम लोग 2 ही घटक लेके चल रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही का विलयन पढ़ना है। तो एक विलायक है और दूसरा विलेय है। ठीक है, एक क्या है बोलो, विलायक, और एक क्या है बोलो, विलेय। तो सबसे पहली बात, जो पहला कंडीशन है कि विलयन का जो कुल दाब है, मतलब जब आप ए और बी का मिला करके एक विलयन तैयार करेंगे तो उस विलयन से जो कुल दाब मिलेगा आपको, वो ए के दाब और बी के दाब के योग के बराबर आना चाहिए। ऐसा न हो कि विलयन का दाब कुछ और आया है, विलेय का दाब प्लस विलायक का दाब कुछ और आया है। अगर ऐसा होता है तो आप बोलेंगे कि ये आदर्श विलयन नहीं है। यानी बाबू आदर्श विलयन बनने के लिए सबसे बड़ा मेन कंडीशन ये है कि जो दाब पूरे विलयन का होना चाहिए वही दाब विलेय के दाब और विलायक के दाब के योग के बराबर आना चाहिए। मतलब कि विलेय का दाब आपने जोड़ लिया, विलायक का दाब आपने जोड़ लिया, अब दोनों का जो दाब जोड़ करके आ रहा है वही टोटल विलयन का भी दाब होना चाहिए। ऐसा अगर होता है, मैंने शुरू में जो दाब है वही बाद में भी दाब होगा, यानी डेल्टा पी 0। मेन कंडीशन तो ये है कि डेल्टा पी 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि ये विलयन कैसा विलयन है, आदर्श विलयन है। तो पहला पॉइंट मैंने दाब के बारे में बता दिया कि विलयन का कुल दाब विलेय के कुल दाब प्लस विलायक के कुल दाब के बराबर आना चाहिए, यानी दाब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा विलयन बन रहा है तो फिर उसका आदर्श विलयन कह सकते हैं। इसके बाद से अगला पॉइंट ये है कि आयतन
सिंपल बात है, जैसे दाब बोले वैसे ही आयतन, दाब और आयतन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो विलयन का जो टोटल आयतन होगा, माने जिस बर्तन में आप विलयन बना रहे हो तो उस बर्तन का जो टोटल आयतन होगा वो विलेय के आयतन और प्लस विलायक के आयतन के योग के बराबर होगा। यानी अगर टोटल विलयन का आयतन विलेय के आयतन प्लस विलायक के आयतन के बराबर नहीं हो रहा है तो इस विलयन को आप आदर्श विलयन नहीं कह सकते। यानी बाबू आप लोग ध्यान रखें कि अगर आपको आदर्श विलयन बनाना है तो आपको जितना आयतन विलयन का लिया हुआ है आपने, उतना ही आयतन विलेय का आयतन और विलायक का आयतन जोड़ करके आना चाहिए। अगर यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितना शुरू में वॉल्यूम है, जितना आयतन शुरू में है, उतना ही आयतन बाद में भी होना चाहिए। यानी डेल्टा भी 0 होना मस्ट है। तो दो कंडीशन याद हुआ आप लोग को, एक डेल्टा पी 0 और एक डेल्टा भी 0। यानी बोल सकते हो कि P बराबर पी ए प्लस पी भी और V बराबर वी ए प्लस वी बी। अब A जो है A का आयतन है, VB जो है वो B का आयतन है और V जो है वो विलयन का आयतन है। तो V बराबर वी ए प्लस वी बी होना चाहिए, P बराबर पी ए प्लस पी बी होना चाहिए। लिख भी सकते हो चाहो तो, यहाँ से लिख सकते हो P बराबर पी ए प्लस पी बी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो V बराबर वी ए प्लस वी बी। इसी तरह से तीसरा बात यह है कि जिस विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 हो, इसका मतलब जितना विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है उतना ही विलेय और विलायक को मिला करके एंथैल्पी परिवर्तन आना चाहिए। यानी सिस्टम की जो एंथैल्पी है, जो विलयन का पूरा एंथैल्पी है, वो विलेय विलायक का एंथैल्पी मिलाकर होना चाहिए। यानी ऊष्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऊष्मा में भी कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह जो है आदर्श विलयन नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है तो आदर्श विलयन नहीं है। तो 3 बातें बाबू बता दी आपको, डेल्टा P बराबर 0, डेल्टा V बराबर 0 और डेल्टा H बराबर 0। डेल्टा H बराबर 0 मतलब ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी विलयन की जितनी ऊष्मा है उतनी ही ऊष्मा विलेय की प्लस विलायक की ऊष्मा होनी चाहिए। जैसे समझने को समझ सकते हो कि मान लो कि विलयन में से ऊष्मा निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो जितना विलयन से ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है उतना विलेय और विलायक को मिला करके ऊष्मा उत्सर्जन करना पड़ेगा। या जितना विलयन ऊष्मा अवशोषित कर रहा है वो टोटल विलेय और विलायक मिल करके अवशोषित करने चाहिए, तब जा करके आप बोल सकते हो कि डेल्टा H 0 है। यानी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो फिर आप बोल सकते हो कि ये विलयन कैसा है, तो ये विलयन आदर्श विलयन है। ठीक है, तो 3 बातें आप कर चुके हो कि डेल्टा P बराबर 0, डेल्टा V बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0। कोई दिक्कत है? चलो, तो ये 3 बातें आप सीख गए। चौथा पॉइंट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। तो अब जो हमने विलयन बनाया है, इस विलयन में A तथा A के बीच में जो आकर्षण है और B तथा B के बीच में जो आकर्षण है, वही आकर्षण A तथा B के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपने विलेय लिया है और जो आपने विलायक लिया है, तो विलेय का 2 अणु अगर लेंगे तो जितना उसमें रहेगा आपस में आकर्षण, उतना ही BB में आकर्षण होगा, उतना ही AB में आकर्षण होगा। अगर ये हो रहा है तो ही आप उस विलयन को आदर्श विलयन कह सकते हैं। तो फिर से एक बार, जैसे एग्जाम्पल अब बहुत सारा यहाँ पे हम आदर्श विलयन का दिए हुए हैं, CCl4 और SiCl4। तो CCl4 का 2 अणु लेंगे, इनमें जो आकर्षण होगा, SiCl4 का 2 अणु लिए हैं, इनमें जो आकर्षण होगा वही CCl4 और SiCl4 के बीच में आकर्षण होगा। यानी अगर ये दोनों मिलाकर के आदर्श विलयन बना रहे हैं तो इसके 2 अणुओं के बीच का आकर्षण, इसके 2 अणुओं के बीच का आकर्षण और इन दोनों के बीच का आकर्षण आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो आप बोल सकते हो बाबू कि ये आदर्श विलयन बना रहा है। तो शुरू से चलिए जल्दी से याद कराते हैं आपको। सबसे पहले दाब में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, यानी डेल्टा P बराबर 0। मेन की पॉइंट ये है कि डेल्टा P बराबर 0 याद रखो। दूसरा डेल्टा V बराबर 0 याद रखो। तीसरा डेल्टा H बराबर 0 याद रखो। और चौथा कि जो आकर्षण बल है, अंतरान्विक आकर्षण आपस में, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। AA का आकर्षण, BB का आकर्षण और AB का आकर्षण, ये तीनों
आपस में बराबर होने चाहिए। वो मैंने इस तरह से लिखा है, देखो आप लोग, ए आकर्षण इक्वल टू बी आकर्षण और इज इक्वल टू ए बी का आकर्षण। अगर ये तीनों टाइप का आकर्षण आपस में बराबर हुआ तो आप बोल सकते हो बाबू कि ये आदर्श विलयन बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को मैंने आज पूरी तरह से आदर्श विलयन समझा दिया। एग्जाम्पल बहुत सारा है। देखो आदर्श विलयन पहचानने का तरीका क्या है, तुमको एक ही टाइप का चीज़ दिखेगा। जैसे देखो CCl4 है तो SiCl4 है, बेंजीन है तो टॉलुइन है, बेंजीन पे जब CH3 लगता है तो टॉलुइन कहा जाता है। तो जैसे बेंजीन होता है वैसे ही टॉलुइन होता है। इसी तरह इथेनॉल है तो मिथेनॉल है, देख लो, ये भी अल्कोहल है तो ये भी अल्कोहल है। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन आप नहीं सुने बाबू तो समझ लो कि ऑर्गेनिक में आप पढ़े होंगे हेक्सेन या फिर पढ़े होंगे हेप्टेन। तो हेक्सेन और हेप्टेन ये दोनों मिला करके आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, इथिलीन क्लोराइड और इथिलीन ब्रोमाइड एकदम देखो एक तरह का है। मतलब आदर्श विलयन पहचानना तो बहुत ही आसान है क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें होंगी। अब लास्ट में देखो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर आप लोग याद कर जाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण भी आपका पूछ सकता है 2 नंबर में, आदर्श विलयन के उदाहरण दें, या फिर पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन से आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर ऐसा होता है तो ये विलयन किस तरह का होगा, आदर्श विलयन होगा कि अनादर्श विलयन होगा। मतलब 2 नंबर के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ अगर ये पूरा का पूरा आ जाए कि आदर्श विलयन से आप क्या समझते हैं और आदर्श विलयन के को पूरा करने वाली शर्तों का वर्णन करें तो ये 5 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन ये बन सकता है। तो जो भी ये बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए। तो चलो आदर्श विलयन के बाद आप लोग हेडिंग दे दो अनादर्श विलयन। तो जैसे आप लोग आदर्श विलयन देखे हैं, ठीक जस्ट अपोजिट होता है अनादर्श विलयन। नाम से भी समझ में आ रहा है अनादर्श, मतलब जो आदर्श विलयन के उल्टा होगा उसी को हम बोलेंगे अनादर्श विलयन। ठीक है, तो बाबू अनादर्श विलयन जैसे जैसे हम आदर्श विलयन भी एक बार बोलते जाएंगे और अनादर्श भी बोलते जाएंगे तो आप लोगों को याद करने में आसान नहीं रहेगा। तो मैंने बोला था कि जो दाब, ताप तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। तो जो दाब, ताप तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति में राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। तो जो परिभाषा आप याद किए हो आदर्श विलयन के लिए, जस्ट अपोजिट कर दोगे ना तो यही तुम्हारा हो जाएगा अनादर्श विलयन। ठीक है, तो अनादर्श याद हो गया, प्रत्येक जो वैसा विलयन जो दाब, ताप तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति में किसका पालन नहीं करता है, तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे कैसा विलयन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखो आदर्श विलयन में मैंने पहला कंडीशन बताया था कि विलयन का कुल दाब, ये शर्तों को मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो अनादर्श विलयन की क्या क्या मुख्य शर्तें हैं, जैसे आदर्श विलयन की 4 शर्तें बताया था मैंने, इसकी भी 4 शर्तें बताऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आया हुआ है एग्जैक्टली कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। तो बहुत ही सिंपल है एकदम, दोनों को जस्ट अपोजिट कर देना है। डेफिनेशन से लेकर के शर्तों को खाली उल्टा कर दोगे बाबू तो ये अनादर्श विलयन हो जाएगा। तो शर्तों में सबसे पहला शर्त कि विलयन का कुल दाब विलेय के कुल दाब प्लस विलायक के कुल दाब के बराबर होता था। लेकिन अनादर्श विलयन में बोलेंगे कि विलेय का दाब और विलायक का दाब का जो सम जोड़ होगा वो विलयन के कुल दाब के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आप बोल सकते हो कि ये अनादर्श विलयन है। तो वैसा विलयन जिसमें विलयन का कुल दाब अलग होता है और विलेय प्लस विलायक का कुल दाब अलग होता है, ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनादर्श विलयन बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे छूट गया तो यहाँ पे लिख दिया है डेल्टा पी नॉट इक्वल टू 0 और पी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मैंने पी ए और पी बी के जोड़ के बराबर कुल दाब नहीं होता है।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। चलो अच्छा, इसके बाद से नेक्स्ट उसमें बताए थे आयतन के बारे में कि आदर्श विलयन में कुल विलयन का जो आयतन होगा वो विलेय के आयतन प्लस विलायक के आयतन के योग के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि अनादर्श विलयन में विलयन का कुल आयतन विलेय के आयतन और विलायक के आयतन के योग के बराबर नहीं होगा। कोई मुश्किल नहीं है, जितना आयतन विलयन का है वो ज़्यादा होगा और विलेय और विलायक का आयतन जो होगा वो कम होगा जोड़ के, या ज़्यादा होगा। मतलब ये मेरे को नहीं पता है कि ज़्यादा होगा कि कम होगा, बस इतना पता है कि बराबर नहीं होगा। दाब भी ज़्यादा होगा कि कम होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि बराबर नहीं होगा। यानी विलयन का कुल दाब और विलेय प्लस विलायक का कुल दाब आपस में बराबर नहीं। विलयन का कुल आयतन विलेय के कुल आयतन प्लस विलायक के कुल आयतन के बराबर नहीं। डेल्टा पी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और तीसरा मैंने बताया था कि ऊष्मा का परिवर्तन उसमें नहीं होता है, ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि ऊष्मा का परिवर्तन होना चाहिए। उसमें था कि जितना ऊष्मा शुरू में है उतना ही ऊष्मा बाद में भी रहे। लेकिन यहाँ पे अनादर्श विलयन में जितना ऊष्मा शुरू में है बाद में ऊष्मा अलग रहेगा। अब वो ऊष्मा परिवर्तन ज़्यादा होगा कि कम होगा वो मेरे को नहीं पता है, वो हम आगे देखेंगे। दो केसेस मिलेंगे, एक बार ज़्यादा करेंगे एक बार कम करेंगे। दाब में भी एक बार ज़्यादा करेंगे एक बार कम करेंगे। आयतन में भी एक बार ज़्यादा करेंगे एक बार कम करेंगे। दोनों केस लेकर के चलेंगे। मैंने अनादर्श विलयन बाद में चल करके दो तरह के विलयन में विभक्त हो जाएगा, एक जिसमें कि ज़्यादा हो जाएगा और एक जिसमें कम हो जाएगा, और बराबर वाला आदर्श विलयन। तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 याद रखिएगा। चौथा बात हमने बोला था उसमें कि ए का आकर्षण बीबी के आकर्षण के बराबर होगा और बीबी का आकर्षण ए बी के बराबर होगा। यानी ए का आकर्षण बीबी का आकर्षण और ए बी का आकर्षण अगर बराबर है तो आदर्श विलयन है। लेकिन यहाँ पे ए का आकर्षण और बीबी का आकर्षण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मस्टली ए बी के बराबर नहीं होगा। यानी ए का आकर्षण बीबी का आकर्षण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित तौर पे ए बी के आकर्षण के बराबर नहीं होंगे। ऐसा अगर विलयन बन रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये अनादर्श विलयन है। अब देखो जी, अनादर्श विलयन मुख्यतः दो प्रकार का होगा। एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित, विचलन माने आप समझ रहे हो, माने जितना आपने एक्सपेक्ट किया। जैसे मान लो आपने परीक्षा दिया और एग्ज़ाम देकर के आए और सोचे कि मेरा केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आना चाहिए और आपका 85 आ गया, तो आपने सोचा था 80 लेकिन आ गया 85, तो आपका ये विचलन कहा जाएगा। और विचलन किस तरह से? धनात्मक विचलन हो गया। मतलब जो आपने उम्मीद किया था ना उससे ज़्यादा वो विचलित हो गया। मान लो दाब आपने सोचा था कुछ और आ गया ज़्यादा, तो ऐसे विचलन को धनात्मक विचलन कहते हैं। तो एक हमारा केस बनेगा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। यानी वैसा विलयन जिसमें जो भी हमने सोचा, जो भी हमने दाब उम्मीद किया, ताप उम्मीद किया, सांद्रता उम्मीद किया, जो भी हमारा उम्मीद था उस उम्मीद से ज़्यादा हो गया, तो यानी वो धनात्मक विचलन हो गया। और जो हमने उम्मीद किया था उससे अगर वो कम हो गया तो उस तरह के विलयन को हम लोग ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन बोलेंगे। तो बाबू एकदम क्लियर है सब कुछ? सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है 2 मार्क्स के लिए, या खाली ये भी पूछ सकता है कि अनादर्श विलयन क्या है। तो आपको लिखना होगा जो वैसा विलयन जो ताप, दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन में कहते हैं और इसमें नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों को बस इतना ही फर्क लेना है। उसमें डेल्टा पी 0 था, इसमें डेल्टा पी नॉट इक्वल टू 0 है। उसमें डेल्टा भी इक्वल टू 0 था, इसमें डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 है। उसमें डेल्टा एच इक्वल टू 0 था, इसमें डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 है। उसमें ए का आकर्षण बीबी का आकर्षण और ए बी का आकर्षण बराबर था, इसमें ए का आकर्षण बीबी का आकर्षण बराबर हो भी जाए, नहीं भी हो कोई बात नहीं, लेकिन ए बी का आकर्षण उन दोनों के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे विलयन को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो आप लोग का ड्यूटी है, आप लोग एक काम करेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि आदर्श विलयन से क्या समझते हैं, आदर्श विलयन की मुख्य शर्तें क्या हैं, अनादर्श विलयन से क्या समझते हैं, अनादर्श विलयन की मुख्य शर्तें क्या हैं, और लास्ट में लिख लीजिएगा कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। ठीक है, नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो देखो अभी हम लोग अनादर्श विलयन देख रहे थे। अनादर्श विलयन में मैंने बताया था, दो टाइप का, दो प्रकार का बताया था। एक धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और एक बताया था मैंने ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो बाबू नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन आप किसे कहते हैं। पहली बात की अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, तो वैसा विलयन जो ताप, दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति पर रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अच्छा, इसका मैंने बताया था कि डेल्टा P नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0, और AA का आकर्षण, BB का आकर्षण और AB का आकर्षण आपस में बराबर नहीं होता है। तो देखो बातों को रिलेट करेंगे ज़रा सा हम लोग। अब दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। अब यहीं पे मैं बोल दूंगा क्योंकि अगले बोर्ड पे मैं लिखूंगा तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। एक तरफ लेते हैं धनात्मक विचलन और एक तरफ लेते हैं ऋणात्मक विचलन। समझ में आ रहा आपको, क्योंकि दोनों चीज़ें तो आएंगी अनादर्श विलयन में ही। मतलब ताप, दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति पर ये रावोल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो या तो उससे ज़्यादा ले आएंगे या नहीं तो उससे कम ले आएंगे। मार्क्स जो आपने उम्मीद किया था वो या तो 80 आपने उम्मीद किया, 85 आ गया, 75 आ गया। 85 आ गया तो धनात्मक विचलन, 75 आ गया तो ऋणात्मक विचलन। तो दोनों केसेस हम लोग साथ में लेके चलते हैं बाबू, क्योंकि अगले बोर्ड पे लिखूंगा तो आसानी से आप समझ जाओगे। तो देखो सबसे पहली बात कि धनात्मक विचलन अगर आ गया एग्जाम में लिखने के लिए, आप किसे कहते हैं, तो वैसे विलयन जो कि ये ताप, दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, तथा विलयन का कुल दाब विलेय के कुल दाब प्लस विलायक के कुल दाब से अधिक हो। मतलब विलयन का कुल दाब आपने जितना उम्मीद किया था वो दाब विलेय के दाब और विलायक के दाब से ज़्यादा आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है, आपने 80 उम्मीद किया, 85 आ गया, तो उसे आप बोलेंगे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। लेकिन अगर वही चीज़, अगर कुल दाब आपने सोचा था उससे कम हो गया, तो आप बोलेंगे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, इधर धनात्मक लेता हूँ, इधर ऋणात्मक लेता हूँ। तो कुल दाब उम्मीद वाले दाब से ज़्यादा तो धनात्मक विचलन, कुल दाब ये उम्मीद वाले दाब से कम तो ऋणात्मक विचलन। कोई दिक्कत है? विलयन का कुल आयतन विलेय के कुल आयतन और विलायक के कुल आयतन के बराबर नहीं होगा तो अनादर्श विलयन। अगर विलयन का आयतन विलेय के आयतन और विलायक के आयतन के योग से ज़्यादा हो जाए तो धनात्मक विचलन। अगर विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन से कम हो जाए तो ऋणात्मक विचलन। ठीक है। इसके बाद ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये बोलता है कौन? अनादर्श विलयन। तो ऊष्मा का परिवर्तन में अब दो बात बोलेंगे, एक बार डेल्टा H ग्रेटर देन 0 और एक बार डेल्टा H लेस देन 0। माने डेल्टा H का मान 0 से बड़ा हो जाए, यानी ऊष्मा का परिवर्तन आपने सोचा नहीं कि होगा और उससे ज़्यादा हो गया, और डेल्टा H का मान जो है वो 0 से ज़्यादा आ गया, तो आप बोलेंगे कि धनात्मक विचलन हुआ है। और आपने सोचा कि डेल्टा H का मान 0 नहीं होगा और उससे कम आ गया, तो बोलेंगे आप डेल्टा H लेस देन 0। तो आप देखो, मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात आसानी से समझ में आ जाए। तो आप लोग दोनों में अंतर भी लिख लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है। और AA तथा BB का आकर्षण AB के आकर्षण से ज़्यादा हो जाए, AA तथा BB का आकर्षण, आप देख सकते हो, इससे लिखा है मैंने, तथा BB का आकर्षण AB के आकर्षण से अधिक हो, मैंने AB आपस में आकर्षण ज़्यादा कर रहा हो। ठीक है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना कि AA का आकर्षण ज़्यादा होगा, BB का आकर्षण ज़्यादा होगा और AB का आकर्षण जो होगा वो कम होगा। ऐसा अगर हो रहा है तो आप बोलेंगे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो अगले केस में मतलब आप सीधे इसको पलट दो खाली, मतलब AA तथा BB का आकर्षण जो होगा वो AB के आकर्षण से कम होगा, माने AB आपस में ज़्यादा आकर्षित होंगे, यानी कि AA का 2 अणु ले लेंगे, BB का 2 अणु ले लेंगे, तो उनका आकर्षण यदि ज़्यादा हो रहा है आपस में, माने A का और B का आपस में ज़्यादा हो रहा है तो ऋणात्मक विचलन।
और ए बी का आकर्षण ए के तुलना में ए के तुलना में कम हो जाए तो बोलेंगे धनात्मक विचलन। यानी याद रखना कि ए का आकर्षण बी का आकर्षण अगर ए बी से ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे धनात्मक विचलन, अगर ए का आकर्षण और बी का आकर्षण ए बी से कम हो तो बोलेंगे ऋणात्मक विचलन। तो बी तो आप लोग तो नॉर्मल चीज जानते हो आप लोग, तो बताओ बी का आकर्षण ज़्यादा और ए बी का आकर्षण कम तो कैसा विचलन? धनात्मक विचलन। मतलब इसका ये हुआ कि बी की तरफ आप चले गए और ए बी की तरफ नहीं गए, और अगर बी का आकर्षण कम हो गया और ए बी का आकर्षण बाबू ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, बी का आकर्षण कम हो गया, ए बी का आकर्षण ज़्यादा हो गया, तो आप ये ऋणात्मक विचलन दिखा रहे हैं। बात समझ गया? तो इस तरह से आप लोगों को दोनों चीज़ें मैंने समझा दिया। तो जल्दी से पूरा एक बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, अब केवल इसके बारे में बोलूँगा। तो वैसा विलयन जो कि ताप दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार का, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में नियम यह होगा कि कुल दाब विलयन का विलेय के दाब और विलायक के दाब के योग से ज़्यादा होगा, और विलयन का कुल आयतन विलेय के आयतन और विलायक के आयतन के योग से ज़्यादा होगा। डेल्टा एच जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ए और बी का जो आकर्षण होगा वो ए बी से ज़्यादा होगा। इसको ट्रिक के तौर पे याद रखो कि बी का आकर्षण यदि ज़्यादा है और ए बी का आकर्षण यदि कम है तो धनात्मक विचलन है। और बाद में इम्पोर्टेंट है उदाहरण, जैसे इथेनॉल है और जल है, तो इथेनॉल का आकर्षण ज़्यादा होगा, जल का आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा किसके तुलना में? इथेनॉल जल के तुलना में। माने ये अगर जल का 2 अणु लोगे तो ज़्यादा आकर्षित होंगे एक दूसरे से, इथेनॉल के 2 अणु लोगे तो आपस में ज़्यादा आकर्षित होंगे कि अगर इन दोनों को लिया जाए तो उसके तुलना में। तो ये जो है वो धनात्मक विचलन है। इथेनॉल जल, इथेनॉल एसीटोन, CH2 एसीटोन, CCl4 टोलुइन, ये प्रकार है। ये समझ लेना कि अगर इसका 2 लिया जाए, अब ये दोनों कम आकर्षित होंगे, ये इसी का अगर 2 ले लेते ज़्यादा आकर्षित होगा। इसका दोनों में आपस में आकर्षण बहुत खराब है, लेकिन इन्हीं का 2 अणु ले लिया जाए तो आकर्षण अच्छा हो जाएगा। इसका 2 ले लिया जाए तो आकर्षण अच्छा होगा, लेकिन इन दोनों को लिया जाए तो आकर्षण अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से याद रखना इस बात को कि ऐसा अगर होता है कि ए का आकर्षण या बी का आकर्षण ज़्यादा है और ए बी का आकर्षण कम है तो उसे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। तो बाबू नोट करो आप लोग, और जिनको लग रहा है आप लोग उल्टा करके खाली लिख दो, धनात्मक की जगह यहाँ ऋणात्मक लिखना है मेरे को, बहुत कुछ बदलना नहीं है। यहाँ साइन खाली बदल देंगे, साइन खाली बदल देंगे, नोट कीजिए। देखो एक ग्राफ हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक के लिए। मतलब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। तो इसमें बाबू एक ग्राफ देखो, ये ग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस ग्राफ में आपको क्या क्या पता है? देखो जी, मैं आपको बताया था कि P बराबर P0 A x A प्लस P0 B x B, ये तुमको टोटल वाष्प दाब हो गया, कुल वाष्प दाब हो गया, बताया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे इसको आप ये भी बोल सकते हो कि PA प्लस PB का है ये मान, और ये ग्राफ मैंने बताया भी है आपको, लेकिन यहाँ फिर से क्यों बता रहा हूँ ज़रा समझेंगे आप लोग। देखो जी, अगर इसमें आप XA का मान 0 रखोगे, XA का मान 0 रखते हो तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, XA का मान यदि आप 0 रखते हो बाबू, तो आपको साफ साफ पता है कि XB का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 लोगों में से एक पूरा ही खत्म है तो दूसरा पूरा है, तो ये पूरा खत्म, तो ये XB 1 होगा। इसका मतलब P का मान जो होगा वो P0 B होगा, ध्यान रखना। इसका मतलब P का मान P0 B, कहीं कोई मान ले लेते हैं हम लोग,
पी नॉट बी। हम शुरू से ये मान के चले हैं कि बी कम वाष्पशील है और ए ज़्यादा वाष्पशील है। तो जो कम वाष्पशील होता है उसका वाष्प दाब कम बनता है, जो ज़्यादा वाष्पशील होते हैं उनका वाष्प दाब ज़्यादा बनता है। तो इसका मान हम लोग पी नॉट ए ले लेते हैं और इसका मान पी नॉट बी ले लेते हैं। और आपको पता है ये सीधी रेखा है। मैंने एक बात आप लोग को साफ साफ हिंट भी दिया था, नहीं पता है तो आप लोग लिख भी लीजिए कि इस P का जो मान है, इस P का मान ये दोनों के बीच में होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया ये कि कभी भी अगर ये दे दिया जाए कि मान लो ये 340 दे दिया और ये 350 दे दिया जाए, आपसे कुछ कुल वाष्प दाब पूछ रहा है तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि कुल वाष्प दाब जो होगा वो इन दोनों के बीच में रहता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि एक्स ए का मान 0 है, एक्स बी का मान 1 है, तो P बराबर पी नॉट बी हो गया। अच्छा, यहीं पे यदि हम लिख लेते हैं यदि एक्स ए का मान 1 है तो एक्स बी का मान क्या है 0। इस स्थिति में ये खत्म हो जाएगा और एक्स ए का मान 1 है तो बताओ P बराबर क्या बचेगा, पी नॉट ए बचेगा। यानी तुम देख सकते हो कि P का मान पी नॉट ए है और P का मान पी नॉट बी है। ठीक है, तो अब तुमको पता है कि पी नॉट ए बड़ा होता है और पी नॉट बी छोटा होता है, तो इसीलिए हम लोग पी नॉट बी से पी नॉट ए तक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का ग्राफ हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन ये आदर्श विलयन की बात है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये ग्राफ जो अभी देख रहे हो ना, ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। लेकिन जब अनादर्श विलयन के लिए यही बात करेंगे तो कहानी कुछ और होगा, थोड़ा सा देखेंगे देर में। अब देखो, अगर आप यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये B के लिए हो जाएगा। मतलब ये पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा और ये पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने समझा दिया कि एक्स ए का मान एक बार 0 ले लेना, एक बार एक्स ए का मान 1 ले लेना, तो दोनों बिंदु मिल जाएगा तुमको। अब ये कुल दाब है विलयन का। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको डॉटेड डॉटेड कर देंगे। तो देखो समझ लेना कि ये आदर्श विलयन पहले था, जो ये मेन लाइन है ये आदर्श विलयन का लाइन है। लेकिन ये जो डॉटेड हम दिखा रहे हैं ना बाबू, वो किसके लिए है बताओ? तो ये तुम्हारा अनादर्श विलयन के लिए है। और अनादर्श विलयन में भी धनात्मक विचलन के लिए है। ये क्या है बोलो? धनात्मक विचलन के लिए है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर जो तुम सोचोगे तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, और इसका ग्राफ अगर आप लेते हो तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो देखो ये जो लाइन था तुम्हारा, ये लाइन का ग्राफ ये हो गया, इस लाइन का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर हो गया, और इस लाइन का ग्राफ जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो देख सकते हो कि वास्तविक विलयन में थोड़ा सा ग्राफ जो है वो बदल गया है। ठीक है, जितना तुमने उम्मीद किया था उससे वो ज़्यादा हो गया। कुल दाब भी थोड़ा सा ऊपर हो गया, ए का भी कुल दाब जो है वो ज़्यादा हो गया, और बी का भी कुल दाब जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ग्राफ खींच सकते हो। जिन बच्चों को ना समझ में आए वो बस ये समझ लेना कि पीबी का ये ग्राफ हो गया, ये पीए का ग्राफ हो गया, ये कुल दाब का ग्राफ हो गया। लेकिन किसके लिए हो गया? आदर्श विलयन के लिए हो गया। और ये जो डॉटेड वाला है ना वो अनादर्श विलयन है, और वो अनादर्श विलयन में से कौन सा अनादर्श विलयन? तो ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग।